नमस्कार। नॉलेज हब में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे 2021 में ऐसे कौन से टॉप 100 भारतीय थे जिसको कि हम कह सकते हैं मोस्ट पावरफुल इंडियंस, जिन्होंने हमारे देश पर, हमारे देश के विभिन्न जो कार्यकलाप है उन पर, हमारे समाज पर या किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप डाली और देश और समाज को बदलने का काम किया। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर दें ताकि सब लोगों तक हमारी ये जानकारी पहुंच जाए। तो आइए शुरू करते हैं। टॉप 100 पावरफुल इंडियंस, ये 10 एपिसोड हम इसमें करेंगे जिसमें 10-10 व्यक्तित्व की बात करेंगे। तो आज उसका पहला भाग। तो 2021 की अगर सबसे पावरफुल इंडियंस में नंबर 1 की बात करते हैं तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नाउ व्हाट इज द रीजन व्हाई वी फील कि वो सबसे शक्तिशाली भारतीय हैं? पहला कारण यह है कि उन्होंने एक इतने बड़े देश को, जिस तरह से जो लॉकडाउन का सख्त समय था, बहुत हार्ड समय था, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी उठानी पड़ी, उस दौरान में उन्होंने जिसको देश से को उससे निकाला, ये कमाल की बात थी। और जिस तरह से देश के साइंटिस्ट को प्रोत्साहित करके वैक्सीन उन्होंने बहुत तुरंत उन तरीके से डेवलप कराई, तो ये निश्चित तौर से एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये उनके लिए, उनके करियर की, पॉलिटिकल करियर की बहुत बड़ी बात है। अब क्या पावर पंच है, क्या अलग हटके किया उन्होंने? सबसे बड़ी बात कि बॉर्डर पे जब डिस्प्यूट था तो चाइना के साथ जो उन्होंने बातचीत हुई या डिप्लोमेटिक कू हुआ, उसमें क्या किया उन्होंने? ये कहा कि हम बहुत सारे 70 देशों से अधिक को लोगों को वैक्सीन भेजेंगे, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि बनी। यहां तक कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो, आपको याद हो कि ट्रूडो ने किसानों के समर्थन में, किसान आंदोलन के समर्थन में एक वक्तव्य दिया था, जिस पर मैंने एक वीडियो भी किया था। उस पर उन्होंने भी फोन करके नरेंद्र मोदी से जो है वो मदद मांगी वैक्सीन का, जहां तक सवाल है। अब जो चुनौतियां उनके सामने, अभी भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो ये अब उनका एक परीक्षा होगी कि आंदोलन के को कैसे समाप्त किया जाए और देश को और आगे कैसे बढ़ाया जाए। हाँ, एक अनोखी बात मोदी जी के बारे में, स्कूटर चलाने का उनको बहुत शौक था जब वो शुरू शुरू में काम करते थे। और अभी उन्होंने अपने भाषण में बताया कि कैसे जब तेल खत्म हो जाता तो स्कूटर को, बच्चों को बता रहे थे, स्कूटर को झुकाकर चलाया जाता है। दूसरे नंबर के जो सबसे शक्तिशाली भारतीय हैं वो है भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी। अमित शाह, हालांकि वो अब पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत बड़ा चेहरा है बीजेपी का और पूरी पकड़ है उनकी पार्टी में, सरकार पर। और जब से वो आए हैं गृह मंत्री के तौर पर, तब से कुछ ना कुछ जो मैं कहूँगा विवादित मुद्दे हैं उन पर काम होता रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाना हो या सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको लाना हो, जिसके ऊपर कांग्रेस को तो काफ़ी तकलीफ है, या राम मंदिर की जो ड्राइव है उसकी बात करें। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की इस साल, वो किया ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो उस तरह से उनके साथ उनकी टीम को कांग्रेस से तोड़ा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को हटाकर उन्होंने बीजेपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को वहां पे स्थापित किया। अब उनके सामने चैलेंज ये है कि जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं वेस्ट बंगाल में, असम में, सीए और एनआरसी की छाया में, तो ये उनके लिए मुख्य चुनौती है कि बंगाल और असम में वो अपनी पार्टी को जीत दिलाएं। हाँ, एक उनकी खास बात है कि वो पुराने हिंदी गाने सुनना पसंद करते हैं जब वो रिलैक्स करना चाहते हैं या अनवाइंड करना चाहते हैं। तीसरे नंबर के सबसे प्रमुख भारतीय हैं मोहन भागवत, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं। मोहन भागवत जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था है, आरएसएस उसको चलाते हैं। अब आप ये देखिए कि ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो हिंदूवादी मुद्दे अलग अलग जो राज्य हैं बीजेपी के रूल्ड वहाँ पे चलते हैं, उसके पीछे आरएसएस और मोहन भागवत जी की सोच होती है। और यहाँ तक कि फार्मर प्रोटेस्ट के दौरान भी बीजेपी के जो चीज़ें हैं उनको वो पुश करते रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हालांकि उनकी कोई आधिकारिक स्थिति नहीं है, लेकिन राम मंदिर की जब शिलान्यास की पूजन हुआ था तो उनको वहाँ बुलाया गया था। अब उनके सामने जो बड़ी चुनौती है वो ये है, क्योंकि जब सब जानते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आने वाले चुनाव में वो उन कार्यकर्ताओं को कैसे इस्तेमाल करते हैं
उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। हाँ, मराठी संगीत के बहुत प्रेमी हैं जहाँ तक कि मोहन भागवत का सवाल है। ये इंडियन एक्सप्रेस को हम यहाँ श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की मदद से हम ये सब चीज़ें आप तक ला पाए। चौथे नंबर के मुख्य भारतीय हैं पावरफुल भारतीय जेपी नड्डा, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, हिमाचल से संबंध रखते हैं। हालांकि सब कुछ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के आसपास घूमता है, लेकिन उन्होंने बड़ी चुपचाप से एक बहुत अच्छी भूमिका में अपने आप को सेट कर लिया है। और देखिए, बिहार का चुनाव जिताने में और बिहार में जनता दल यूनाइटेड से जो है वो पार्टनरशिप बनाए रखने में उनकी बड़ी भूमिका है। वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फार्मर्स के अंदर भी जाकर उन्होंने वहाँ काम किया है। अब आने वाले समय में यूपी में चुनाव है, काफ़ी जगह और चुनाव और फिलहाल चुनाव चल रहे हैं, तो ये जेपी नड्डा का बहुत बड़ा टेस्ट होगा। हाँ, एक खास बात आपको बताता हूँ, जेपी नड्डा है हिमाचल से, लेकिन पढ़े पटना में बिहार में, इसलिए आप हैरान होते होंगे कि वो इतनी अच्छी भोजपुरी या और भोजपुरी के से जो मिलती जुलती भाषा है वो कैसे बोलते हैं। नंबर 5 पर मुकेश अंबानी। जैसा कि आप जानते हैं कि जो विपक्ष के नेता है वो अंबानी और अडानी का बहुत आजकल चर्चा करते हैं, किसान आंदोलन में भी बड़ा चर्चा है, लेकिन मुकेश अंबानी इनसे विपरीत देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अगर उनकी जो ये हम बात करें, वो भारत के सबसे अमीर आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। वो एशिया के रिचेस्ट पर्सन है और 7th रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। अब अंबानी ने इस साल क्या किया, उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपीस इकट्ठे किए अपनी जो है कंपनी के लिए, अलग अलग सर्विसेज के लिए। अब उनका अगला गोल है बियानी का फ्यूचर ग्रुप, उसको वो टेक ओवर करना चाहते हैं। हालांकि अमेजॉन ने इसको थोड़ा विरोध किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अंबानी जिस तरह से वो काम करते हैं कर लेंगे। क्रूगर नेशनल पार्क साउथ अफ्रीका में उनकी सबसे बढ़िया हॉलीडे डेस्टिनेशन है और वो वहाँ जाते रहते हैं। छठे नंबर के पावरफुल भारतीय हैं राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह भारत के जो है रक्षा मंत्री हैं और खुद बंदूकों के बड़ी शौकीन हैं। उनके पास 2 पिस्टल्स हैं, एक वेबलेस स्कॉट और एक डबल बैरल राइफल। लेकिन खुद वो पहले कृषि मंत्री रहे और आने वाले समय में किसानों से जब डायलॉग होगा तो आप देखिएगा राजनाथ सिंह की भूमिका बड़ी अहम होगी। और ये उनका ही निर्णय था कि भारत के सैनिक एलएसी के अंदर जाकर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अंदर जाकर कैलाश रेंज पर कब्जा करें, जिसके कारण भारत चीन के साथ बहुत मजबूत स्थिति में आया और तभी चीन की सेनाओं को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन अभी भी हालांकि पाकिस्तान हमसे शांति की बात कर रहा है, चाइना भी बात कर रहा है, लेकिन राजनाथ सिंह को काफी चौकन्ना होना होगा और उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। अजीत डोभाल जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो हमारी लिस्ट पर 7वें स्थान पर है। उनको खाना बनाना बहुत पसंद है और जो खाना बनाने की कला है हम उनकी देख रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के साथ जो खिचड़ी पकाई है, और पाकिस्तान बहुत लंबे समय बाद पहली बार सीज फायर की बात कर रहा है। 7 साल हो गए डोभाल साहब को एनएसए बने हुए, प्रधानमंत्री का पूरा विश्वास है उनके पास। उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के मोहिद यूसुफ जो कि वहाँ के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, आर्मी चीफ जनरल बाजवा, इनके साथ सीज फायर किया है। इस तरह से उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर के साथ जो चाइना के साथ बातचीत की, ये काबिल तारीफ चीज़ थी। 8वें नंबर पर और जो शक्तिशाली भारतीय हैं वो हैं नितिन गडकरी, जिनका मैं पर्सनली बहुत फैन हूँ। मुझे लगता है कि वो एक डूअर है, ऐसा आदमी है जो काम करने में विश्वास करता है। तभी आप देखिए कि वो अगर उनका मंत्रालय जो है रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और एमएसएमई में, वहाँ पर जो अधिकारी हैं नौकरशाही है, उसकी वो आलोचना करने से नहीं चूकते। जो कोई वो सुधार करना चाहते हैं, उसके बीच में कोई भी आता है तो उससे टकराने में, वो चाहे बिजनेसमैन की पावरफुल लॉबी हो या कोई और हो, उससे टकराने में उन्हें दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या की, पेंडेमिक में भी हाईवेज को उन्होंने रुकने नहीं दिया, हाईवेज की कंस्ट्रक्शन चलती रही। रिकॉर्ड लेवल की कंस्ट्रक्शन हुई है पिछले साल, और इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत के लिए एमएसएमई के ऊपर लगातार वो काम कर रहे हैं। अब जो उनकी अगली कदम है जिसके बारे में आप सुन रहे होंगे, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, जिसमें पुराने जो वाहन है वो नहीं चलने दिए जाएंगे और उनको आप खरीदें, बेच तोड़ेंगे तो आपको नई कार में भी छूट मिलेगी। ये उसके ऊपर बहुत, अगर इस समय
गहनता से काम कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको देखेंगे। मुंबई के रहने वाले हैं और मुंबई जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रीट फूड का गढ़ है और कहा जाता है कि गडकरी साहब को मुंबई के स्ट्रीट फूड की बहुत नॉलेज है। 9वें नंबर पर है महिला निर्मला सीतारमण, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, हमारी वित्त मंत्री, जिन्होंने की जो बहुत अच्छी कम्युनिकेटर हैं। उन्होंने पेंडेमिक में रिसेशन वाले भारत को बहुत अच्छे से निकाला और जो बजट उन्होंने इस साल प्रस्तुत किया वो एक कहते हैं कि बहुत बढ़िया बजट था, बोल्ड बजट था। इससे हमारे देश के हर उसको दिशा मिलेगी। अब उनको क्या करना होगा आगे, उनको सारे जो हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए अलग अलग तरह के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इकट्ठे लाकर देश को गति देनी होगी। कर्नाटक म्यूजिक की बहुत शौकीन है MS सुब्बालक्ष्मी की खास तौर से। और अंतिम जिसके नाम पर आज बहुत विवाद हो रहा है वो है गौतम अडानी, 10वें नंबर पर, अडानी ग्रुप के चेयरमैन। आपको एक मजेदार बात बताता हूँ। अडानी के फादर प्लास्टिक का बिजनेस करते थे और वो धीरू भाई अंबानी के बहुत बड़े क्लाइंट थे। अडानी ने वहीं से काम शुरू किया था। लेकिन इस समय अडानी क्या है, अडानी पावर लार्जेस्ट पावर कंपनी है। अडानी पोर्ट्स जो है वो भारत के सबसे बड़े पोर्ट्स को हैंडल करता है। इसके अलावा मुंबई इंटरनेशनल में एयरपोर्ट में उन्होंने स्टेक लिया है। 6 और एयरपोर्ट उनके पास हैं। इसके अलावा ग्लोबल जो एक बहुत बड़ा विश्व में प्लेयर है टोटल ऑयल और गैस का, उसके साथ भी उन्होंने पार्टनरशिप की है। अब बहुत जल्दी अडानी आपको फ्यूल बिजनेस में यानी कि रिटेल पंप खोलते हुए, पेट्रोल पंप, डीजल पंप खोलते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी की खासतौर से बात करें तो उसके अंदर दिखाई देंगे। तो ये थे पहले 10 सबसे सशक्त भारतीय। अगली कड़ी में 11वें से 20वें नंबर तक की हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।